गुड इवनिंग क्लास। आज गुडविल चैप्टर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन और करेंगे हम, जो कि इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। साहिल एंड अनुपम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Amit into partnership. It was agreed to value goodwill at 3-year purchases on the basis of the weighted average profit of the last 5 years. 3-year purchases का मतलब है हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का लेना है। वेट्स बीइंग असाइंड टू ईच ईयर वर। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो मैंने आपको सिखाया था कि वेट्स हम अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, बट ये हमेशा अगर आपके ईयर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वेट्स भी असेंडिंग में, अगर ईयर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वेट्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब देखिए 2015 के बाद 16, 17, 18 आ रहा है तो हमारे वेट्स भी असेंडिंग 1, 2 बढ़ रहे हैं, 3, 4 इस तरह से वेट्स दिए जाते हैं। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट हमारे को गिवन है, कोई लॉस नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में कुछ भी फिगर गिवन नहीं है। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट। अब कुछ स्क्रूटनी से हमें कुछ गलतियों का पता चला है। पहला, एबनॉर्मल गेन 20,000 was earned in the year ended 31 मार्च 2017, यानी ये 31 मार्च 2016 में एबनॉर्मल गेन है, तो आपको यहाँ से माइनस करना होगा। देखो 2015 का प्रॉफिट है 180, 15 का प्रॉफिट 180, कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है, इसके अंदर 180 ही रहेगा। लेकिन 2016 के अंदर 20,000 हमें यहाँ से क्या करने होंगे, माइनस। ठीक है, इसके बाद सेकंड है एबनॉर्मल लॉस हुआ 10,000 का वाज इनकर्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017, यानी इस ईयर में आपका लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस जो कि माइनस हुआ था, उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, प्लस, यानी 2017 में हम प्लस 10,000 करेंगे। ठीक है। थर्ड, एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 इनकर्ड टू ओवरहॉल आ मशीन। ओवरहॉलिंग होता है रख रखाव। किसी मशीन की देखभाल के लिए हमारे 50,000 रुपये खर्च हुए 1 अप्रैल 2017। अब बेटा ये चीज ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2017 ये मार्च के बाद आएगा, इसका मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर का इफेक्ट इसमें होगा 2018 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को जो शुरू होता है वो ईयर 17-18, 1 अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 31 2018 वाला होगा। तो इस ईयर में यानी मार्च 2018 वाले में was debited to profit and loss account instead of being debited to machinery account. जैसा कि इस पॉइंट में कहा गया है बेटा, एक्सपेंसेस 50,000 इनकर्ड टू ओवरहॉल अ मशीन। बेसिकली ओवरहॉल जो मैंने आपको बताया कि किसी मशीन को यूजेबल बनाने के लिए उसको खोल कर ठीक ठाक करके यूजेबल बनाना जो है, तो ये भी हमारा जो है मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है बेटा। मशीन ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन गलती से हमने डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट डालना था मशीनरी अकाउंट में, और हमने डाल दिया प्रॉफिट, खर्चा मान लिया इसको। अब डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड on machinery at the rate of 20% on written down value method, और इसके ऊपर आपको 20% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो खर्चा हमने डाला है ये उस ईयर का खर्चा है ही नहीं, तो इस खर्चे को कैंसिल, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एसेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट होनी थी, तो इस खर्चे को कैंसिल करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से ईयर में, 2018 वाले में। तो सबसे पहले हमने 50,000 का खर्चा कैंसिल करा, बिकॉज ये हमारी मेंटेनेंस नहीं है, ये ओवरहॉलिंग यानी उसको
यूजेबल बनाने के लिए रख रखाव करके ठीक ठाक करके यूजेबल बनाना है। आपने डाल दिया, ये खर्चा कैंसिल कर दिया। क्योंकि ये एक एसेट बन गई तो इस एसेट के ऊपर 20% हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, और 20% डेप्रिसिएशन 50,000 का कितना बनता है? 10,000। ठीक है ना, 10,000 आपका क्या बनता है? डेप्रिसिएशन बनता है। 50,000 इंटू 20%। इट मीन्स जब हमने इसको एसेट माना है तो इसका डेप्रिसिएशन यहां से माइनस होना चाहिए, -10,000 डेप्रिसिएशन का, राइट। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, ये जो डेप्रिसिएशन है अगर 2018 में लगा है तो 2019 में भी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यू में जाएगा। अब 2019 के लिए, क्योंकि यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है बेटा, और ये आपकी मशीन थी 50,000 रुपए की, तो 50,000 में से आपने माइनस कर दिया पिछले साल का डेप्रिसिएशन, तो आपकी मशीन की वैल्यू रह गई 40,000, राइट। अब इस 40,000 के ऊपर 20% लगेगा डेप्रिसिएशन, तो वो कितना आएगा? 8,000। तो 8,000 अगले साल के डेप्रिसिएशन के रूप में एक्सपेंसेस माइनस हो गया। ये मैंने आपको बताया ना, पहले साल 50 में से 10 गया तो रिटर्न डाउन वैल्यू में बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से बैलेंस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, वो आपने यहाँ से -8,000 कर लिया। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया आपने? 10,000। इस साल में कितना किया? 8,000। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018, यानी इसी ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अंडर वैल्यूड बाय ₹20,000, उसकी वैल्यू 20,000 रुपये कम लिखी गई, यानी 20,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में और आने चाहिए थे, राइट। तो 20,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में जो और आने चाहिए थे उसको इस तरह से समझो बेटा, अगर अंडर वैल्यूड है, वैल्यू कम लिखी गई है, तो आपको यहाँ पर प्लस 20,000 करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर प्लस 20,000 करोगे तो यहाँ पर भी प्लस 20,000 हो गया, यहाँ पर भी 20,000 ज्यादा, तो प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आपने गलती से उसकी वैल्यू कम लिखी थी। तो अगर आप ठीक करोगे तो प्लस करोगे तो इसका नेट इफेक्ट क्या बढ़ेगा? हमारा प्रॉफिट 20,000 से बढ़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने 2018 में प्लस 20,000 करेंगे, यानी यहाँ हमारी 3 एडजस्टमेंट्स आ गई। अब जो ये 20,000 रुपीज आपका, ये देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में ये आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर आपने पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक X लिखा था तो वहां पर भी आप इसकी वैल्यू X प्लस 20,000 बढ़ा देंगे। जब यहाँ बढ़ जाएगी वैल्यू तो इस तरफ डेबिट में बढ़ने का मतलब है आपका प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ये खर्चे वाली साइड है। तो नेक्स्ट ईयर में, जैसे 2018 में तो आपने प्लस 20,000 किया क्योंकि ये अंडर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड, लेकिन 31 मार्च 2019 में आप माइनस करेंगे 20,000 स्टॉक की अंडर वैल्यूड, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड है और ये जो आपका था ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड था, सेम अमाउंट इफेक्ट लेंगे, राइट। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब इसको हम एक टेबल फॉर्म में देखें तो देखो बेटा 1,80,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं करी मैंने, तो 1,80,000 रहा। 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140 रहा। 250 में प्लस करेंगे 10,000 तो 260 आ गया, ठीक है। 3 लाख में 50 प्लस करना है, 20 प्लस 50 और 20 70 प्लस करा, 10 माइनस करा तो 60 प्लस करेंगे तो 3,60,000 आया, राइट। और इधर आपका 3,50,000 में से आपने -8,000 -20,000 करना है, तो 28,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 3,22,000 आया। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को हमारा वेटेड एवरेज मेथड है, तो वेटेड एवरेज मेथड होने की वजह से हमें क्या करना है बेटा, वेट्स देने हैं। इसको हमने यहाँ पर उतार लिया, या आप इसके आगे भी टेबल बना सकते थे। इसके वेट्स लिखे
वेट सीखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आने के बाद जो सम आया उसको वेट्स के सम से डिवाइड किया। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के फॉर्मूले में इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ ईयर से। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से टॉपिक था। अब मैं आगे आपको गुडविल का सेकंड मेथड सिखाती हूँ जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। यस बेटा, गुडविल को कैलकुलेट करने का एक बार दोबारा से इस चार्ट को देखें। आपको मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इसके 2 पार्ट्स 2 तरीके से निकाला जाता है। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर गुडविल कैसे निकाली जाती है। बहुत सिंपल है बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड का भी फॉर्मूला वैसा ही है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। उस मेथड में एवरेज प्रॉफिट लिखते थे या वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, राइट। इस क्वेश्चन में क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आप जानते हैं क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट क्या चीज है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने डिस्कस करना है। सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है, ये मैंने एरो बनाया है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है बेटा? एवरेज। सपोज हमारा एक बिजनेस है, एबी बिजनेस, हम एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख रुपए अर्न करते हैं साल का, और हमारे जैसा ही बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनीज बहुत सारी होंगी। अगर हम उनका नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट देखें, नॉर्मल प्रॉफिट देखें, सपोज उनका है 80,000 और हमारा है 1 लाख, इसका मतलब हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हैं। कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं? 20,000। सपोज हमने अर्न किया 1 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000। इट मीन्स जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल जो प्रॉफिट इंडस्ट्री के प्रॉफिट से हम ज्यादा अर्न करेंगे, तो जितना ज्यादा अर्न करेंगे वो हमारा सुपर हो गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सुपर कितना होगा? 20,000। 1 लाख माइनस 80,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या आया? 20,000। यहाँ पर हम 20,000 लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, राइट। कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है वो अब हम आगे देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल कितनी पूंजी काम कर रही है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है बेटा कि जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज को हम 2 तरह से समझते हैं। एक तो इंडस्ट्री वो होती है जो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग या कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स करती हैं, तो हमें उन्हें इंडस्ट्री कह देते हैं। कई बारी जैसे नेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये क्या है? जैसे कपड़े का बिजनेस करने वाली 10 फर्म्स हैं। इन 10 फर्म का कंबाइंड प्रॉफिट निकालकर उसका कितना रेट ऑफ रिटर्न, कितना प्रॉफिट हर बिजनेस को कमाना चाहिए वो निकाला जाता है। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपके जैसा बिजनेस करने वाली दूसरी बिजनेस करने वाली कंसर्न्स का क्या प्रॉफिट रेट है, वो अपने पैसे पर, लगाए गए पैसे पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको आपके पैसे पर भी उतना कमाना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट आता है। इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ हम रख देते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्मल रेट क्या है, इंडस्ट्री का रेट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। बस ये होता है कि कभी कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कि कितनी पूंजी बिजनेस में लगी है, ये गिवन भी हो सकती है और हमें निकालनी भी पड़ सकती है। ठीक है, अब आगे है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको मैंने जैसे अभी समझाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न्ड बाय अदर फर्म्स।
ये वो प्रॉफिट का रिटर्न है, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है जो अर्न की जाती है दूसरी फर्म्स के द्वारा इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज, एक जैसा बिजनेस करने वालों के लिए। ठीक है, अब आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, दूसरी इंडस्ट्रीज से आपने निकाल ली। बट अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी पूंजी काम कर रही है, जैसे कहते हैं ना किसी बिजनेस में हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर, तो हम बोलते हैं 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग। ऐसे ही किसी बिजनेस को शुरू करने में कितनी मनी आपने लगाई है काम करने के लिए, कैपिटल लगाई है, तो वो हमें अमाउंट उसका उतना परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड हैं, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच मेथड, एक होता है एसेट अप्रोच मेथड। ठीक है, बिजनेस में जितनी पूंजी काम कर रही है या लगाई गई है वो निकालेंगे, उसको रेट्स अपॉन 100 करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। पर इसको निकाला कैसे जाए, इसके दो मेथड हैं, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। इसको समझाने के लिए बेटा मैं आपको एक ये डमी बैलेंस शीट सिखाती हूँ, रफ बैलेंस शीट। आपने 11th में करा है, बैलेंस शीट में यहाँ फिक्स एसेट्स आती हैं, करंट एसेट्स आती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं, IT, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स। इधर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, आउटसाइड OC, आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो सारी चीजें आउटसाइड लाइबिलिटी ही कहलाती हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये सारी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। दोबारा से सुनिए, फिक्स एसेट आपको पता है, करंट एसेट्स आपको पता है, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, गुडविल भी उसका ही एक पार्ट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब काल्पनिक एसेट, जो रियल में हमारी एसेट्स नहीं है लेकिन हमने एसेट साइड में लिखी हैं, इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है, लॉस है तो कभी कभी हम यहाँ लिख देते हैं, ये सारी फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारी एक रफली बैलेंस शीट होती है। अगर आपको ये कहा जाए कि एसेट लायबिलिटी अप्रोच से, यानी ये लायबिलिटीज अप्रोच से देखकर बताओ कि बिजनेस में कितना पैसा लगा है, तो कैपिटल बिजनेस में लगी है, रिजर्व बिजनेस में लगा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस में पड़ा है वो भी बिजनेस में ही काम कर रहा है, आपने निकाला नहीं है, तो ये तीन चीजें बिजनेस में लगी हैं। लेकिन इसमें से देखा जाए तो आपकी जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इस पैसे में से उस लॉस को आपने पूरा करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं है इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस से बाहर, बिजनेस से हटकर आपने कहीं पैसा लगाया है, बिजनेस का नहीं है, तो वो पैसा यहाँ से निकल जाना चाहिए। और गुडविल, ये गुडविल भी जो आपने, ये गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है, ये परचेज गुडविल होती है जो बुक्स में दिखाई जाती है, राइट। तो इसका मतलब है ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है। तो आप अगर लायबिलिटी अप्रोच से देखें तो आपको फॉर्मूला बनता है, लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई बैलेंस है तो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स काल्पनिक माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। इन तीन, ये तीन प्लस के हैं और ये तीन माइनस के देंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। ऐसे ही एसेट अप्रोच से भी निकालें तो सेम अमाउंट निकलेगा। अब जो चीजें हमने यहाँ माइनस करी हैं उनको छोड़ दो, ये दो तीन चीजें, इसका मतलब एसेट अप्रोच के हिसाब से ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, यानी इन तीनों एसेट्स को छोड़कर 1, 2, 3, यानी ये वाली बाकी की सारी एसेट्स हो गई, तो ऑल टोटल एसेट्स हो गई, सारी एसेट्स एक्सेप्ट दीज 3, इनको छोड़ दे और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या आता है बेटा, बाहर की लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस
आपके कितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। राइट तो इस तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच से निकाल सकते हैं। जब आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट और 100। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पुट करते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल माइनस नॉर्मल सुपर आया, गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। राइट अब ये तो था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का अमाउंट कैसे निकाला जाता है। लेकिन इसके अंदर एक टर्म आई थी इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आपको इसका मतलब समझना है बेटा। ये दो टर्म्स का यूज बहुत ही ज्यादा है हमारे सिलेबस में, थर्ड बुक में बहुत ज्यादा है, इसलिए इन दोनों टर्म्स का समझना बहुत जरूरी है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हेन अ बिजनेस इन्वेस्ट इन अनदर बिजनेस, सपोज मेरा एक फर्म है, मैं अपने बिजनेस का कुछ पैसा दूसरे किसी पैसे में इन्वेस्ट करती हूँ फॉर द फर्दरेंस। फर्दरेंस होता है प्रमोशन, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ऑफ ओन बिजनेस। यानी यहां पर भी मेरा मकसद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं दूसरों में इन्वेस्ट कर रही हूं, तो ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्हेन अ बिजनेस इन्वेस्ट इन अनदर बिजनेस, दूसरे के बिजनेस में इसकी तरह पैसा लगा रहे हैं टू अर्न रिवेन्यू। लेकिन यहां हमारा मकसद पैसा कमाना है। हमने दूसरी कंपनी से दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया, या तो हमें उनसे इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले। बाय इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमारे पास सरप्लस पैसा था, बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस। ये फर्दरेंस या प्रमोशन के पर्पस के लिए नहीं की गई ऑफ ऑन बिजनेस, बल्कि ये हमारे पास फालतू पैसा था, उस पैसे से पैसा कमाने के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। तो हम इस चीज को बार बार खरीद और बेच नहीं सकते हैं, बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, यानी यहां जब आप देखें तो लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से जो पैसा था उसमें से जो पैसा आपने नॉन ट्रेड में लगाया था वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है, ना तो ट्रेड लिखा है ना नॉन ट्रेड लिखा है, तो इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे। याद रखें, अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है